Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Welcome to the Balish world. Today we are going to start lecture number 7. From chapter number 19. Last topic है chapter का growth and development. जी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी रीजेनरेशन, जिसमें अडल्ट होने के बाद ऑर्गेनिज्म जो है ना वो कुछ एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस को रिपीट कर लेता है। अगर कोई बॉडी ऑर्गन लॉस्ट हो गया है या कोई चोट लग गई है तो उसको फिल करने के लिए और ऑर्गन को रीगेन करने के लिए, दोबारा बनाने के लिए। आज हम बात करने लगे हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड एबनॉर्मेलिटीज़ की और उनकी कॉजेज़ की, कि किस वजह से जो है ना वो डेवलपमेंट में एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं और कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो एबनॉर्मल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है एबनॉर्मल डेवलपमेंट। जी, द स्टडी ऑफ एबनॉर्मल डेवलपमेंट इज कॉल्ड टेराटोलॉजी। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम एबनॉर्मल डेवलपमेंट स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं जी टेराटोलॉजी। और ये एबनॉर्मल डेवलपमेंट के लिए ना डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसे कि डेवलपमेंट एबनॉर्मल हो जाती है ड्यू टू जीन्स, जेनेटिक बेसिस, जीन्स की वजह से। पेरेंट्स से जो है वो जीन्स डिफेक्टेड आने की वजह से बच्चों के अंदर मुख्तलिफ बीमारियां आ जाती हैं, तो उनकी डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुई होती। नंबर 2, क्रोमोसोमल नंबर चेंज होने की वजह से, क्रोमोसोमल एबरेशंस कहते हैं इन्हें। जब क्रोमोसोम तादाद में ज़्यादा हो जाए या तादाद में कम हो जाए, जितने होने चाहिए ना उससे ज़्यादा या उससे कम। तीसरे फैक्टर्स हैं जी एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जिसमें एनवायरनमेंट की रेडिएशंस, पोल्यूशंस, ये सब एम्ब्रियो को जो है ना वो डेवलपमेंट में डिफेक्ट पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। नंबर 4, न्यूट्रिशनल फैक्टर्स। मदर ने जो है ना वो डाइट में कोई प्रॉब्लम हो गई है, उसे किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो गई है, कोई न्यूट्रिएंट्स कम हो गए हैं, कोई टॉक्सिक चीज़ चली गई है, कोई एक्सपायर्ड मेडिसिन यूज़ कर लिया, या जो डॉक्टर ने मेडिसिन लिख के दी थी आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम वगैरह, वो कंप्लीट नहीं हुआ, तब भी डेवलपमेंट अब नॉर्मल हो जाती है। नंबर 5, मेटाबॉलिक फैक्टर्स। मेटाबॉलिक फैक्टर्स का मतलब है कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट बच्चे की मेटाबॉलिज्म बहुत तेज हो गई या बहुत कम हो गई, अल्लाह ताला के हुक्म से सेल्स को हुक्म हुआ तो उन्होंने बहुत तेजी से मेटाबॉलिज्म शुरू कर दी। तो कभी ऑर्गन ज़्यादा बन जाते हैं बच्चों के, कभी ऑर्गन्स कम बन जाते हैं, कभी ऑर्गन साइज में छोटे हो जाते हैं, कभी ऑर्गन साइज में बड़े हो जाते हैं। तो ये इस तरह के जो फैक्टर्स हैं उन्हें हम मेटाबॉलिक फैक्टर्स कहते हैं। सबसे पहले जो है ना वो हम डिस्कस करने लगे हैं जी जेनेटिक बेसिस। जेनेटिक बेसिस में मैं एग्जांपल देने लगी हूँ हीमोफीलिया की। स्टूडेंट्स थोड़ी सी जेनेटिक बेसिस इसकी समझ लें। हीमोफीलिया एक ऐसी डिजीज है जो कि एक्स लिंक्ड है। अब एक्स लिंक्ड के बारे में बताने से पहले मैं ह्यूमंस की बात कर रही हूँ, इंसानों की बात कर रही हूँ। इंसानों के पास 23 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मतलब होता है एक जैसे क्रोमोसोम्स, ठीक है, जिनमें से एक क्रोमोसोम मदर से आया होता है और एक क्रोमोसोम फादर से आया होता है। अगर मदर ने आपको ब्लड ग्रुप की जीन दी है तो फादर ने भी आपको ब्लड ग्रुप की जीन दी है। अगर मदर ने आपको स्किन कलर डार्क दिया है तो फादर ने भी आपको स्किन कलर दिया है। अगर मदर ने आपको हाइट की जीन दी है तो फादर की तरफ से भी हाइट की जीन आई है। यानी कि ये देखें, ये 2 क्रोमोसोम ऐसे हैं जिनके ऊपर जीन्स एक ही जैसी हैं। देखें, ये ब्लड ग्रुप की जीन इधर भी है, इधर भी है, ये कलर की जीन इधर भी है, इधर भी है, हाइट की जीन इधर भी है, इधर भी है। सो ऐसे क्रोमोसोम जिनके ऊपर जीन्स ट्रेट सेम होते हैं ना, उन्हें हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। ये जो एक जीन की 2 शक्लें हैं ना, एक ऑर्गेनिज्म के पास
एक जीन की ये जो दो शक्लें होती हैं ना, इन्हें हम एलील्स कहते हैं। ये एलील्स कभी होमोजाइगस होती हैं, मतलब एक जैसी, मदर ने भी ये ब्लड ग्रुप दिया और फादर ने भी ये ब्लड ग्रुप दिया, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए हो गया। और ये एलील्स हेट्रोजाइगस भी हो सकती हैं। हेट्रोजाइगस का मतलब है फादर ने आपको ए ब्लड ग्रुप दिया, मदर ने आपको बी ब्लड ग्रुप दिया, तो आपका ब्लड ग्रुप ए बी हो गया। या फादर ने ए ब्लड ग्रुप दिया, मदर ने ओ ब्लड ग्रुप दिया, तो ब्लड ग्रुप ए ही होगा। सो ये क्रोमोसोम्स हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं इनको। ये आइडेंटिकल नहीं है, ये सिमिलर है। आइडेंटिकल तो तब होते हैं ना जब हमेशा होमोजाइगस ही होती कंडीशन, जो एलील मदर ने दी होती वही फादर से आती है, ऐसा तो नहीं हो सकता। मदर के पास ट्रेड्स अलग होते हैं, फादर के पास अलग होते हैं, लेकिन जीन्स जो है ना वो इन क्रोमोसोम्स के ऊपर सेम है, बट उन जीन्स की शक्लें आगे से सेम भी हो सकती हैं होमोजाइगस, और डिफरेंट भी हो सकती हैं हेट्रोजाइगस। ठीक है, अब देखें ये 23 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स में से पहले 22 जोड़े 22 पेयर्स जो हैं उन्हें हम ऑटोसोम्स कहते हैं, जो हमारी बॉडी के सारे बेसिक फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ऐसी जीन्स पाई जाती हैं ऑटोसोम्स में जो सब इंसानों के पास सेम है, और सबसे बड़ी बात यह कि मेल और फीमेल के पास सेम है। ठीक है, ऐसे क्रोमोसोम्स हैं जो मेल और फीमेल्स के पास सेम है, ऊपर जीन्स है एलील्स है वो डिफरेंट है सबके पास ही। और जो लास्ट पेयर है ना 23rd पेयर, आखिरी जोड़ा जो है ना क्रोमोसोम का, उसे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। सेक्स क्रोमोसोम अगर फीमेल के पास होगा तो XX, और मेल के पास होगा तो XY। फीमेल को हम ऐसे प्लस साइन से शो करते हैं और मेल को हम ऐसे एरो साइन से शो करते हैं। सो देखें, ये है जी फीमेल, फीमेल के पास दोनों सेक्स क्रोमोसोम्स X होते हैं, लेकिन मेल्स के पास एक सेक्स क्रोमोसोम X होता है और दूसरा सेक्स क्रोमोसोम Y होता है। तो आप देखें, हीमोफीलिया एक ऐसी डिजीज है जो X लिंक्ड है, X क्रोमोसोम के ऊपर पाई जाती है। फीमेल्स के अंदर मैं हीमोफीलिया को स्मॉल h से शो करने लगी हूँ और नॉर्मल को कैपिटल H से। तो ये देखें, X के पास एक कैपिटल H है और दूसरे X के पास स्मॉल h है। ये एक फीमेल है, इसके पास हीमोफीलिया वाली बीमारी है लेकिन वो छुपी हुई है, उसको नॉर्मल जीन ने क्या कर दिया, रिसेसिव कर दिया। ऐसे ही होता है कि जब आपके पास एक जीन की दो शक्लें हों तो या तो दोनों डोमिनेंट हो जाती हैं, जैसे देखिए ब्लड ग्रुप AB, या ज्यादातर केसेस में एक जो है वो सामने आ जाती है और दूसरी को अल्लाह ताला क्या करते हैं, छुपा देते हैं। यही तरीका है अल्लाह ताला का इस निज़ाम को चलाने का कि अल्लाह ताला बीमारियां और कमजोरियां जो है ना वो इंसानों के अंदर छुपा देते हैं, और नेक्स्ट जनरेशन में आने के भी सिर्फ चांसेस होते हैं। अगर अब नॉर्मल बच्चे पैदा होने के चांसेस हैं तो नॉर्मल के भी उतने ही चांसेस हैं, जो अल्लाह ताला जैसे हुक्म करेगा वैसे हो जाएगा। ठीक है, सो हमारे पास देखें ये 2X क्रोमोसोम होने की वजह से फीमेल को ये फायदा हुआ कि कैपिटल H ने जो है ना वो स्मॉल h को छुपा दिया और फीमेल को बीमारी नहीं है। ये कैरियर जरूर है, कैरियर मतलब इसने बीमारी पकड़ी जरूर हुई है लेकिन ये खुद डिजीज नहीं है। बट मेल के पास अगर एक भी स्मॉल h चला जाता है, ये देखें, तो ये मेल डिजीज्ड ही है, क्योंकि इसके पास इस बीमारी को छुपाने के लिए दूसरा X क्रोमोसोम नहीं है। इस वजह से हीमोफीलिया एक ऐसी डिजीज है जो मेल्स में ज्यादा पाई जाती है और फीमेल्स में कम पाई जाती है। फीमेल को ये डिजीज सिर्फ तब होगी जब फीमेल होमोजाइगस रिसेसिव होगी, मतलब उसके पास स्मॉल h सेम होंगे। जब दोनों एलील सेम हो तो उन्हें हम होमोजाइगस कहते हैं, जब दो एलील्स डिफरेंट हो तो उन्हें हम हेट्रोजाइगस कहते हैं। ये वाली फीमेल जो है ये हेट्रोजाइगस है, इसके पास एक जीन की दो मुख्तलिफ शक्लें हैं, एक कैपिटल H और एक स्मॉल h, और ये वाली जो फीमेल है ये होमोजाइगस है। होमोजाइगस मतलब इसके पास दोनों एलील सेम है और रिसेसिव वाली हैं। बीमारी वाली फीमेल्स तब पैदा होंगी हीमोफीलिया वाली जब दोनों एलील्स बीमारी वाली होंगी, अदरवाइज फीमेल्स के पास ये बीमारी ज्यादातर छुप जाती है, इसलिए फीमेल्स कम अफेक्टेड होती हैं इससे। मेल्स के पास ये बीमारी छुप नहीं सकती, इसलिए अगर एक भी X क्रोमोसोम स्मॉल h वाला मौजूद है, जो कि एक ही है इनके पास,
तो ये डिजीज होंगे। दैट्स व्हाई हीमोफीलिया एक एक्स लिंक ट्रेट है और ये ज्यादा मर्दों में पाई जाती है, औरतों में कम क्यों पाई जाती है? क्योंकि इसको छुपाने के लिए इसके पास एक और एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जीन मौजूद होती है। ठीक है, अब हीमोफीलिया है क्या? हीमोफीलिया एक ऐसी डिजीज है जिसमें चोट लगने के बाद खून नहीं बंद होता, तो खून बंद ना होने की वजह से फिर डेथ भी हो सकती है अगर हमें पता नहीं चला तो। ठीक है, ये है जी हमारे पास इसकी जेनेटिक बेसिस जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। सो ये ऐसे नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं जो पेरेंट्स से बच्चों में आते हैं जेनेटिक डिफेक्ट्स की वजह से। सो ये एक जेनेटिक डिजीज है जो पेरेंट्स से जो है वो बच्चों में आ गई। लेकिन फिर बात कर रही हूँ, ये प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर। अल्लाह ताला का हुक्म होगा, इक्वल चांसेस है। 50% डिजीज बच्चों के चांसेस हैं, 50% जो है ना वो नॉर्मल के भी हैं। ठीक है, सो इस लिहाज से फिर अल्लाह ताला का अगर हुक्म होगा तो डिजीज चली जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। अब जरा वो हम दूसरा फैक्टर डिस्कस करने लगे, दैट इज क्रोमोसोमल एबरेशन, या क्रोमोसोम की नंबर ज्यादा हो जाए या क्रोमोसोम्स के नंबर कम हो जाए। क्रोमोसोम्स मैंने अभी डिस्कस किए कि क्रोमोसोम्स दो तरह के होते हैं, एक ऑटोसोम्स होते हैं और एक सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो हम जो क्रोमोसोमल एबरेशंस डिस्कस करने लगे हैं ना, वो सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है। सेक्स क्रोमोसोम्स, नॉर्मल फीमेल XX, नॉर्मल मेल XY। बाकी तो 22 क्रोमोसोम दोनों में सेम है ना, मेल्स में भी और फीमेल्स में भी वो ऑटोसोम्स हैं, वो दोनों के पास सेम होते हैं। सिर्फ ये एक जोड़ा डिफरेंट होता है, इनमें फीमेल्स में XX और मेल्स में XY। अब क्रोमोसोमल एबरेशन क्या है कि जब मियोसिस होती है ना तो 46 क्रोमोसोम्स की पहले डुप्लीकेशन की जाती है। ये है एक्चुअली क्रोमोसोम और ये है जी डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। तो देखिए, सपोज करें कि ये Y क्रोमोसोम है तो ये भी Y ही है, लेकिन ये डुप्लीकेटेड फॉर्म में डबल हुआ है। और जब हम मियोसिस करते हैं तो हमने क्रोमोसोम्स को क्या करना होता है, बीच में से हाफ कर देना होता है जी। सो मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिप्लॉइड सेल जो है ना वो हैप्लॉइड गैमीट्स बनाता है। अगर मेल हैं तो वो स्पर्म्स बनाएंगे, ठीक है, और अगर फीमेल्स हैं तो वो एग्स बनाएंगी। दोनों ने जो है वो मियोसिस करनी है ताकि क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाए। हाफ होगा तो फिर आगे डबल हो जाएगा दोबारा। यानी कि अगर हमारे पास ह्यूमंस के पास 46 क्रोमोसोम्स है ना, तो गैमीट्स के पास 23 होंगे, स्पर्म्स के पास 23, और फीमेल्स जो एग बनाएंगी उसमें भी कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 23। तो ये 23 और 23 जब मिलेंगे तो पूरे 46 होंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ है। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि मेल्स जब स्पर्म्स बना रहे होते हैं ना तो ये Y क्रोमोसोम बीच में से हाफ नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये जो 23 और 23 इक्वल होना था ना, ये 22 और 24 बन जाता है। मतलब कि इसके पास 2 Y क्रोमोसोम चले गए हैं। अब ये वाला स्पर्म जिसके पास 2 Y क्रोमोसोम है, ये जब फीमेल के एक्स वाले एग के साथ, फीमेल तो एक ही तरह के एग बनाती है एक्स वाले, उसके पास होते ही दोनों एक्स हैं, ठीक है, तो ये जब Y वाले स्पर्म जो है ना इसके पास तो 2 Y चले गए हैं। तो ये देखें, ये डिजीज है जी XYY। ये मेल है, ये कुछ हद तक नेक्स्ट जनरेशन भी पैदा कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, ज़्यादा लंबे होते हैं, एंटी सोशल बिहेवियर होता है इनका। ये सोसाइटीज़ में ना आम मर्दों की तरह नहीं रह सकते, बहुत ज़्यादा गुस्सा आने की वजह से हर किसी से लड़ाई होती रहती है इनकी। दिस सिंड्रोम इज कॉल्ड एज जैकोब सिंड्रोम। XYY इज डिफाइंड एज जैकोब सिंड्रोम। और ये एक एबनॉर्मेलिटी है जिसमें एक Y क्रोमोसोम ज़्यादा हो गया। वो ज़्यादा क्यों हुआ? क्योंकि क्रोमोसोम डबल होने के बाद इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सके, अलग नहीं हुए, क्रोमोसोमल डिसजंक्शन नहीं हो सकी। डिसजंक्शन का मतलब है डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स का एक दूसरे से अलग होकर हाफ हो जाना, वो नहीं हो सके, इस वजह से क्रोमोसोम ज़्यादा हो गया। इसी तरह की और भी डिसऑर्डर्स हैं, जैसे XXY इज डिफाइंड एज क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी जो है ना वो एक सेक्स क्रोमोसोम की एबरेशन है जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा आया हुआ है। ये हैं तो मेल लेकिन इनके पास फीमेल्स वाली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं।
मेल है क्योंकि वाई क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनिंग मेलनेस, मेलनेस को शो करता है ये। लेकिन X2 का मतलब है कि ये फीमेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, फर्टाइल नहीं है, अगली नस्लें पैदा नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जब कम हो जाए क्रोमोसोम तो ये देखें इसके साथ या X होना चाहिए था या Y होना चाहिए था, यहाँ पे दूसरा सेक्स क्रोमोसोम भी नहीं है, जिसकी वजह से इसे हम कहते हैं जी टर्नर्स सिंड्रोम। ये ना जिन्होंने साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया हुआ है उन्हीं के नाम पे हमने ये सिंड्रोम्स रख दिए हैं, टर्नर सिंड्रोम जी। वेब नेक वाले हैं, छोटी गर्दनों वाले, छोटे कद वाले, मोटी मोटी स्किन वाले, ये इस तरह के और हैं जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं होता, कद छोटा रह जाता है, वेब नेक छोटी छोटी, अंदर कंधों के अंदर घुसी हुई गर्दन होती है। ये जो तीन मैंने आपको बताई हैं ये कौन सी हैं, क्रोमोसोमल फैक्टर्स की वजह से होने वाली एबनॉर्मेलिटीज हैं। कभी देखें Y2 हो गए, ज़्यादा एग्रेशन आ गया, कभी जो है वो X ज़्यादा हो गया, फीमेल वाली कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, और कभी जो है वो एक सेक्स क्रोमोसोम मिसिंग होने की वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो गई, नॉर्मल बच्चे नहीं हैं ये। ठीक है, ये भी क्या है एबनॉर्मल डेवलपमेंट में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में हमारे एनवायरमेंट की रेडिएशंस हैं। सूरज की शुआओं से आजकल लोग इतने इफेक्टेड हो जाते हैं, स्किन कैंसर्स हो जाते हैं लोगों को, आई के इफेक्ट्स हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं स्किन पे बहुत सारे। सो अभी फिलहाल मैं एक्सरेज की बात करने लगी हूँ कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर एक्सरेज करवाए जाएं या फिर एग और स्पर्म जब भी बन रहे हैं जाके फीमेल्स ने या मेल्स ने एक्सरेज करवाए तो वो एक्सरेज एग्स और स्पर्म्स को डैमेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से एग में कोई ना कोई जीन खराब हो जाएगी या स्पर्म में कोई जीन खराब हो जाएगी, तो फिर बच्चा भी जो है वो आगे अब नॉर्मल पैदा होगा। सो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में ज़्यादातर ये रेडिएशन शामिल हैं जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अवॉइड करनी चाहिए मदर्स को, या फिर वैसे भी जब ज़रूरत है सिर्फ तब करवाई जाए। डॉक्टर्स जो हैं वो उनकी हिदायत के मुताबिक ही करवाई जाती हैं और उनको बेहतर पता होता है कि कितनी पेनिट्रेशन होनी चाहिए इसकी और कितनी नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज ये भी फैक्टर्स में शामिल है, ये भी नॉर्मल डेवलपमेंट में रिस्पॉन्सिबल है। फिर उसके बाद न्यूट्रिशनल फैक्टर्स में मदर को डॉक्टर्स जो है वो मल्टी वाइटामिन लिख के देते हैं, फॉलिक एसिड्स लिख के देते हैं, आयरन लिख के देते हैं, कैल्शियम लिख के देते हैं। मतलब मदर ने अपने और बच्चे के न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स को खुद पूरा करना होता है। अगर उनमें ज़रा सी कमी या ज़्यादती हो जाए तो भी बच्चे की डेवलपमेंट पे अफेक्ट होता है। बच्चे बहुत कमज़ोर पैदा होते हैं या उनका ब्रेन सही तरह डेवलप नहीं हो पाता या उनकी हड्डियां सही तरह डेवलप नहीं हो पाती, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं सिर्फ एक मदर की डाइट में प्रॉब्लम होने की वजह से, या फिर मदर ने कोई जो है ना वो मेडिसिन ऐसी खा ली है जो उसके लिए ठीक नहीं थी, सूटेबल नहीं थी, या उसने एक्सपायर्ड मेडिसिन ले लिया है, या उसने कोई ड्रग्स ले लिए हैं, या फिर कोई टॉक्सिक चीज खाने के थ्रू अंदर चली गई है, तो उससे भी बेबी की डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट फैक्टर है जी मेटाबॉलिक फैक्टर, जिसमें मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज या डिक्रीज होने का हुक्म हो गया। बच्चे जो है वो एक एक्स्ट्रा फिंगर के साथ होते हैं, 2 थंब होते हैं बच्चों के, सो ये डेवलपमेंट क्या है ज्यादा हो जाती है। मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट होने की वजह से बच्चों के पास एक्स्ट्रा फिंगर्स, एक्स्ट्रा थम्स जो है ना वो बन जाते हैं। कुछ बच्चों की बाजू के ऊपर एक छोटी बाजू बनी होती है या टांग के ऊपर एक छोटी टांग बनी होती है, ये सारे मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स हैं। और उसके अलावा बच्चे छोटे सर के साथ पैदा हो जाते हैं, माइक्रोसेफेली, बच्चे कटे हुए होंठ के साथ पैदा हो जाते हैं, क्लेफ्ट पैलेट, ये सारी डिजीजेस जो है ना वो हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस की हुई हैं। क्लेफ्ट पैलेट एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चे कटे हुए फोल्डेड लिप्स के साथ पैदा होते हैं, उनका ऊपर से तालू भी नहीं जुड़ा होता, पैदा होते साथ पहले उनकी सर्जरी की जाती है फिर वो दूध पीने के काबिल होते हैं। ठीक है, और माइक्रोसेफेली में बच्चे छोटे सर के साथ पैदा होते हैं, वो भी आम नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं होते, ना ही उनका ब्रेन उतना ज्यादा काम करता है। ठीक है, ये सारे क्या हैं मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स। सो आज के लेक्चर में ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर था, इसमें हमने डेवलपमेंट की एबनॉर्मेलिटीज को डिस्कस किया और साथ उनके फैक्टर्स भी डिस्कस किए हैं, जैसा कि जेनेटिक फैक्टर्स, क्रोमोसोम ज्यादा कम होने की वजह से, एनवायरमेंटल रेडिएशंस की वजह से, पोल्यूशंस की वजह से, न्यूट्रिएंट्स डिस्टर्ब होने की वजह से, या मेटाबॉलिज्म खामियां ज्यादा होने की वजह से। फर्दर लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।